श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच राजनीतिक संकट गहराता ही जा रहा है। जहां मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे मालदीव से सिंगापुर जा रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को देर रात श्रीलंका छोड़ दिया था, जिसके बाद श्रीलंका में भारी बवाल हुआ। श्रीलंका के कोलंबो में फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा सुरक्षा के लिए सड़कों पर सेना टैंक लेकर घूम रही है। वहीं स्पीकर के आवास के पास प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और गोले दागे और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। वहीं आपको बता दें कि राजपक्षे ने अभी तक राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा नहीं दिया है, जिसके चलते श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे ने कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर कुर्सी संभाल ली है। क्या हो जब किसी देश का उपराष्ट्रपति ही अपने ही देश की जासूसी में संलिप्त हो। दरअसल ऐसा ही मामला सामने आया है पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लेकर, और ये आरोप उन पर किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने लगाए हैं। ये नुसरत मिर्जा काफी मशहूर है पाकिस्तान में, लेकिन उनके ये आरोप इन्होंने पूरे हलचल मचा दी है देश की राजनीति में। दरअसल हामिद अंसारी पे आरोप लगाए हैं नुसरत मिर्जा ने कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पर नुसरत मिर्जा को बार बार न्योता दिया भारत आने पर, और जब भी वो भारत आए नुसरत मिर्जा तब उन्होंने ISI के लिए काम किया, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने करीब 5 बार भारत बुलाया गया। हालांकि इस पर हामिद अंसारी ने भी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ना तो किसी से मुलाकात की है और ना ही किसी को बुलाया है, और ये सर्वज्ञात है कि अगर कोई उपराष्ट्रपति किसी को अपना मेहमान बुलाता है तो वो केंद्र सरकार के ही एक तरह से रिकमेंड करने पर उनको बुलाया जाता है, और उसमें विदेश मंत्रालय का सीधा हस्तक्षेप होता है। तो उनका तो साफ कहना है कि इसमें खुद हामिद अंसारी क्या कहते हैं उसमें लगे हुए नहीं है, बल्कि ये सब केंद्र सरकार भी कर सकती है। और कहा जाता है कि उस वक्त UPA की सरकार थी, तो बीजेपी ने UPA पर भी हमला बोला है। अब देखना यह होगा कि हामिद अंसारी पर आखिर जांच में क्या सामने आता है। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा ऐलान किया है। बुधवार को असम दौरे पर यशवंत सिन्हा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो देश में CAA और NRC कानून लागू नहीं होने देंगे। साथ ही सिन्हा ने कहा कि देश में संविधान पर हमला किया जा रहा है। संविधान को भारी ताकतों से नहीं बल्कि सत्ता में बैठे लोगों से खतरा है। उन्होंने कहा कि वो अंतिम सांस तक CAA NRC कानून के खिलाफ लड़ते रहेंगे। CAA कानून को लेकर राष्ट्रपति कैंडिडेट सिन्हा ने कहा कि ये मूर्खतापूर्ण तरीके से लागू किया गया है। वहीं उद्धव ठाकरे के द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने पर यशवंत सिन्हा ने कहा कि उद्धव ठाकरे शिवसेना को बचाने में जुटे हुए हैं, इसलिए उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है। आखिर ये CAA कानून है क्या जिस पर ये विवाद हो रहा है, वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल CAA के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए हुए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए नागरिक है उन्हें नागरिकता मिलेगी। नागरिकता पाने की 11 साल के नियम में ढील दी गई है। इसकी विरोध की 3 मुख्य वजह हैं। पूर्वोत्तर में लोगों को लग रहा है कि शरणार्थियों को नागरिकता मिलने से उनकी अपनी संस्कृति और पहचान खत्म हो जाएगी। वहीं मुस्लिमों का कहना है कि CAA से मुस्लिम शरणार्थियों को नहीं जोड़ा गया है, जो मुस्लिमों से एक भेदभाव है। वहीं मुस्लिम CAA कानून को NRC से भी जोड़कर देख रहे हैं और उन्हें डर है कि NRC अगर लागू होता है तो गैर मुस्लिमों की नागरिकता मिलने में परेशानी होगी। इस पूरे मामले पर अब विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं देश में CAA NRC लागू नहीं होने देंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ में वीरवार को मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की गठबंधन सरकार पर जमकर बरसे। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब हो चुकी है और आज सरकार ने कर्ज लेने में GDP की सीमा को भी पार कर दिया है। हुड्डा ने प्रदेश सरकार से वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में ही हरियाणा का अलग विधानसभा भवन बनाने पर भी सरकार को घेरा है। हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा और पंजाब का बराबर हक है, ऐसे में चंडीगढ़ में ही जमीन लेने के लिए हरियाणा को पैसे नहीं देने चाहिए। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर भी जमकर बरसे। हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है और प्रदेश में जब चुने हुए विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती है।
गुरुग्राम पुलिस ने 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। अमेजोन की गाड़ी से लाखों रुपए के मोबाइल फोन इस आरोपी ने चोरी किए थे। यूपी में भी कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है आरोपी, जिसके बाद यूपी पुलिस ने इस आरोपी पर इनाम रखा था। दरअसल गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यह आरोपी, जिस पर अमेजोन की गाड़ी से लाखों रुपए के मोबाइल चोरी करने का आरोप है, दिसंबर 2021 में अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने इसके साथियों को सलाखों के पीछे भेज दिया। तो वहीं मुख्य आरोपी वसीम को कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार किया। ऐसे में गुरुग्राम पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और साथ ही दावा कर रही है कि चोरी किए गए मोबाइल भी जल्द बरामद कर लिए जाएंगे। पानीपत नगर निगम में आज सीएम फ्लाइंग व सीआईडी द्वारा छापेमारी की गई। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अधिकारी अपनी सीट पर नहीं बैठते और प्रॉपर्टी आईडी व प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लोगों को काफ़ी धक्के खाने पड़ते हैं और बिना रिश्वत के यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं किया जाता, जिसके चलते आज सीएम फ्लाइंग व सीआईडी द्वारा एक जॉइंट रेड यहाँ पर की गई है। वहीं सीआईडी के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो रिकॉर्ड है वो चेक किए जा रहे हैं और यह रेड 2 से 3 दिन भी चल सकती है। जब तक उन्हें सभी दस्तावेजों की जांच नहीं की जाएगी तब तक यह रेड जारी रहेगी। फिलहाल जो सीएम फ्लाइंग की एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है। अम्बाला सेंट्रल जेल से इलाज के लिए अस्पताल लाए गए एक कैदी से मोबाइल सिम और अफीम बरामद होने का मामला सामने आया है। दरअसल जेल में बंद एक कैदी की तबीयत बिगड़ी तो उसे इलाज के लिए अम्बाला कैंट के सिविल अस्पताल लाया गया। इलाज के बाद जब उसे वापस जेल ले जाया गया तो उसकी जेब से चेकिंग के दौरान एक मोबाइल सिम और करीब 11 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने कैदी के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये नारनौल का सिंगाना रोड, पीछे ये हाईवे है और बीती रात्रि लगभग 11 बजे एक गाड़ी इसी रोड से आई थी जिसमें सेना के 5 लोग जवान थे। एक निजी कार्यक्रम में वो भाग लेने आए थे और इस दुर्घटना में 5 लोगों की, 5 सैनिकों की जो सेना में टेक्निकल रूप से जो काम करते थे उनकी मौत हो गई है दुर्घटना में। यहाँ पर ये पूरा जो बिखरा हुआ है आप देख सकते हैं। ये जो पेड़ है, कैमरामैन से कहूँगी दिखाए कि गाड़ी यहाँ से आने के बाद इस पेड़ से टकराई और पेड़ के बाद में फिर यहाँ पर 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। मैं आपको गाड़ी के हालात दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो गाड़ी है उसके जो हालात हुए हैं। ये वो गाड़ी है, आप देख सकते हैं कि जो दुर्घटना एक्सीडेंट जो था, ये गाड़ी जब पेड़ से टकराई तो उसकी स्पीड कितनी होगी ये पूरी तरह से यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। और ये एयर बैग भी, आगे के जो एयर बैग हैं वो पूरे खुले हुए हैं। अंदर का जो दृश्य है वो खून से लथपथ है। ये दृश्य हम आपको नहीं दिखाना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही भयानक अंदर से जो दृश्य वो बना हुआ है गाड़ी के अंदर से। तो ये काफ़ी दुखदाई घटना रही कि सेना के जो 5 जवान थे उनकी मौके पर मौत हो गई। हालांकि आज पुलिस अधीक्षक ने खुद मौके का मुआयना किया है और ये भी कहा है कि जो इससे संबंधित जो अथॉरिटी है उससे बातचीत की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना ना हो, उसके इंतजाम किए जाएं, पत्राचार किया जाएगा और सुरक्षा के इंतजाम को लेकर आगे कड़े कदम उठाए जाएंगे। ओवरलोड का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज धोलेडा स्कूल के सामने भी दर्जनों की तादाद में ओवरलोड डंपर जो हैं वो पलटकर खाली कर दिए गए हैं, जिससे स्कूल में आने वाली छात्राएं डर और भय के माहौल में स्कूल आ रही हैं। आपको बता दें, नांगल चौधरी क्षेत्र में अकेले अगर बात करें तो ओवरलोड के कहर से मरने वालों की संख्या लगभग 3 दर्जन से ऊपर हो गई है, जिसमें छोटे बड़े से लेकर बूढ़े जवान तक और स्कूल की छात्र छात्राएं तक शामिल हैं। लेकिन प्रशासन जो है वो इस पर अंकुश लगाने में कहीं ना कहीं नाकाम सा नजर आ रहा है।
फिलहाल देखना यही होगा कि ये डरी सहमी छात्राएं खुलकर स्कूल कब तक आ पाएंगी और कब तक प्रशासन इन ओवरलोड डंपरों पर अंकुश लगा पाएगा। 30 जून को हुई बरसात के चलते रोहतक शहर में जल भराव हो गया था, जिसके चलते नेताओं की राजनीति भी शुरू हो गई थी। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए गए थे, जिसके कारण अजय नामक जेई को सस्पेंड कर दिया गया था। फिलहाल इस मामले में 6 जुलाई से जिले के सभी जेई फैसले के खिलाफ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज भी झज्जर रोड स्थित जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय के बाहर कुछ कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए मिले और उनका कहना है कि जेई को बलि का बकरा बनाया गया है, जिसकी गलती नहीं थी और उसी को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि जेई ने पहले ही अवगत करा दिया गया था और उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा गया था ताकि यह पंप खराब है जिससे पानी नहीं निकल रहा। हालांकि ज्यादा बारिश के कारण पानी भरा गया था, लेकिन जेई को बलि का बकरा बनाया गया है। अब कर्मचारी उसकी बहाली की मांग कर रहे हैं। यमुनानगर की लेबर कॉलोनी में अवैध रूप से बनाई गई दुकानों का मामला गर्मा चुका है। सरकार द्वारा दशकों पहले कुछ लोगों को लेबर कॉलोनी में मकान अलॉट किए गए थे, लेकिन लोगों ने अपने मकानों के सामने अवैध रूप से सरकारी जमीन पर दुकानें बना ली, जिसके बाद प्रशासन गहरी नींद में सोता रहा। लेकिन एक व्यक्ति द्वारा लगाई गई आरटीआई के बाद सारे मामले का खुलासा हुआ। अब प्रशासन हरकत में आया है और दुकानों को तोड़ने की कवायद में जुट चुका है, जिसके चलते बहुत से दुकानदार कोर्ट की शरण में जा चुके हैं। अब देखने वाली बात क्या होगी कि क्या कोर्ट उन्हें आगे कोई राहत देता है या प्रशासन इन दुकानों को तोड़ने की कवायद में जुट जाता है। भिवानी जिले के गांव ढाना लाडनपुर में एक महिला की बदनीति से हत्या कर दी। आपको बता दें, ये महिला रिश्ते में उस व्यक्ति की भाभी लगती थी। बताया जा रहा है कि युवक बदनीति रखता था और उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। इस प्रकार के आरोप उनके परिवार के लोगों ने लगाया। आज हत्या के बाद जैसे ही मामले की जानकारी पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। महिला का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में लगी। भीषण गर्मी के बाद अब दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। दिल्ली वासियों को काफी समय से बारिश का इंतजार था। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली वासियों को एक अच्छी खबर दी है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार से लेकर अगले कुछ दिनों तक बारिश होने की संभावना है। सोमवार दोपहर और मंगलवार सुबह तेज बारिश होने के बाद दिल्ली वासियों को उमस और गर्मी से राहत मिल गई थी, लेकिन बुधवार और गुरुवार को धूप के चलते फिर उमस बढ़ गई है। हालांकि मौसम विभाग ने गुरुवार को दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना जताई थी। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अगर तापमान की बात करें तो दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। आईएमडी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में आज 14 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक मौसम खुशनुमा रहेगा। दिल्ली में गुरुवार से लेकर 18 जुलाई तक बादल छाए रहने की संभावना है, साथ ही साथ हल्की फुल्की बारिश होने की भी संभावना है। अगर बात करें दिल्ली के टेम्परेचर की तो इन दोनों दिल्ली में 36 से लेकर 37 तक टेम्परेचर दर्ज किया जा सकता है।